बैक वंस अगेन। और हम जैसे बात करें कि समाजी फासला रखें, समाजी खिदमत का भी जिक्र हो तो कोई बुरी बात नहीं है। समाजी खिदमत में सबसे आगे होते हैं तैयारा हादसे के बाद इमदादी काम हो या मुस्तहकीन की मदद, समाजी इदारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। कोरोना और ईद से 2 रोज पहले ही होने वाले अंधोनाक वाक़े ने जिंदगियों को कितना बदल दिया है, इससे पहले ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल अहम सवाल है। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगी इस सब के ऊपर, लेकिन मैं एक जुमला कहने की इजाजत चाहूंगी। न सिर्फ ये कि ये जो समाजी कारकुन है ना, जिनके हम विजुअल्स भी चला रहे हैं, ये कराची हैं, ये कराची के अपने हैं, ये बड़े अच्छे इंसान हैं, इन्हें इंसानियत याद रहती है। बाकी सब मामलात के अलावा यही हम देख रहे हैं उस हादसे के बाद से अब तक। इससे पहले भी हमने ऐसे ही देखा। मतलब हमारे ये रियल, अगर हम कहें कि रियल हीरो हैं तो गलत नहीं होगा। मतलब ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिस वक्त शायद लोग भाग रहे होते हैं, अपनी अपनी जानें बचा रहे होते हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, लेकिन जफर अब्बास साहब हमें फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं। फैसल ईदी हमें फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं। जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, समाजी कारकुन है, उनसे बात करते हैं। जफर साहब क्यों ना सबसे पहले तैयारा हादसे की बात करें। आप इमदादी कामों में मसरूफ रहे, क्या दर्दनाक मनाजिर आपको देखने को मिले? देखें, दर्दनाक मनाजिर तो बहुत ही खतरनाक थे। कि सामने लाशें पड़ी हुई हैं, कोई एक लोहे का पीस है 4-4 बॉडियों के अंदर एक साथ घुसा हुआ है। जहाज की सीटें जो होती हैं उनके जो लोहे होते हैं वो लोगों की बॉडियों में घुसे हुए हैं। जहाज का पर तकरीबन कोई 40 बॉडियों के ऊपर पड़ा हुआ है। आपके सामने तो बॉडीज हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जो बॉडीज आग तरीके से जल चुकी थी उनको इस तरीके से निकालना था कि जो उनका बॉडी पार्ट अंदर फंसा हुआ है वो कहीं वहां ना रह जाए, क्योंकि पानी आग बुझाने के लिए इतना डाला जा रहा था तो तकरीबन कोई आधा फुट से ज्यादा पानी था वहां पर, और पानी गर्म बहुत ज्यादा था। तो उसके अंदर अगर किसी का बॉडी पार्ट अंदर रह जाता उसको ढूंढ के वहां तक पहुंचाना, क्योंकि पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये बॉडियां तो शिनाख्त के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। शायद 6-8 बॉडियां जो शुरू में निकली थी वो शिनाख्त के काबिल थी, उसके बाद तो बहुत बुरा हाल था। और अभी जो आज की सूरत हाल है वो भी बहुत ही दर्दनाक है। लोगों के घरों में इंतजार हो रहा है कब उनके प्यारों की मैयतें शनाख्त होंगी। अभी कल मैं मलीर में भी था तो बकरा पीढ़ी के पास जो लड़की आ रही थी अपनी शादी के बाद पहली बार अपने माँ बाप के पास, अलवीना, अब उसकी बॉडी नहीं मिल रही है। अब जब उनकी फैमिली को रात में जाके आया, फिर उनकी फैमिली को वापस घर छोड़ा। अब कल हमने जब वीडियो डाली कि भाई इनका डीएनए ऐसा भी क्या कि आपके जहाज में कोई गिर गया, उसकी जल गया और आपका इदारा उनसे राब्ता ही नहीं कर रहा। तो उसके बाद फिर पीआईए वालों ने उनसे राब्ता किया और उनसे बोला नहीं आपकी बहन बेटी की बॉडी तो आइडेंटिफाई हो गई है। अब वो फिर दौड़ते फिर रहे रात भर, बोले कहाँ आइडेंटिफाई हो गई, हम वारिस हैं, हमें नहीं मिल रही, आपने कैसे पहचान लिया? कह रहे नहीं पेपर में लिखा हुआ है। अब बात यह कि कोई खुसूसी टीम बनाई जाए जो इन लोगों से राब्ता करे। अब तो 48 घंटे हो गए, 50 घंटे, अब भी इनको किसी सिस्टम में नहीं लाया जाएगा। कुछ नंबर्स भी अनाउंस किए थे, डेस्क भी बना रहे थे, तो वो सब कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, एक्सेस नहीं है, क्या मसला है? किससे राब्ता करें? वो एयरपोर्ट पर राब्ता करें, वो इश्तियाक साहब से राब्ता करें जो डीएनए कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में। वो जिससे राब्ता कर रहे हैं हर बंदा एक नई बात बोलता है। वो कहते हैं सैंपल दे दो, सैंपल यकीन जाने रात को 3 बजे हम गाड़ी लेकर गए, उनकी फैमिली को उठाया है, लाके कराची यूनिवर्सिटी में उनका डीएनए कराया है। और ये भी बता दें, क्योंकि देखें आप मुख्तलिफ हादसात में आगे से आगे रहते हैं, जिन लोगों को जरूरत है कि कोई उनकी मदद करे आप उनका ख्याल रखने के लिए पहुंचते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे देर तक आप उन लोगों से कनेक्शंस में रहते हैं, उनसे राबिते में रहते हैं, अमलन बहुत कुछ करते हैं। ये बताइए, ये जो कोई हादसा हो जाता है ना, वो जिन पे गुजर रही है उनके लिए तो कर्ब है, लेकिन इसके असरात बहुत दिनों तक रहेंगे। वैसे भी लोग घबराते हैं सबसे, जहाज उनकी आंखों के सामने गिर गया। वो जो इलाके के लोग है ना, वो कितने अब खौफजदा है, वो कितने परेशान है, उनको कितना दुख है इस सब का। देखें, बहुत ज्यादा खौफ का शिकार है वो सारे लोग, और जिनके घर इसके अंदर मुतासिर हुए हैं, जिनके घर के लोग जल गए, वो जो लोग 80% जली हैं खवातीन, मुझे नहीं मालूम उनका क्या होगा आगे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। घरों का फ्रंट लोगों का तबाह हो गया, कुछ के घर तकरीबन समझे गिराए जाएंगे। अब मैं कल गया था वहां पर, तो अभी मलबा वहां पर है उसी तरीके से, लेकिन पूरा लॉक किया हुआ है। लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा खौफ है, और जिनकी गाड़ियां ये सब कुछ जल गई उनका तो मुझे मालूम नहीं कब क्या ऐलान होगा। लेकिन मैं इस वक्त तो यही मुतालबा करूंगा हुकूमत से कि भाई आपकी टीमें इनके घरों पे कब पहुंचेंगी? जो लोग अपने बच्चों के साथ बैठे सिर्फ टीवी देख रहे हैं, कि अब अगली खबर क्या आएगी हमारे बाप के लिए, हमारी भाई के लिए? हमारे 3 हमने दफना दिए घर के लोग, चौथा नहीं मिल रहा। अभी जो बच्चा यहाँ से आलियान, मैं कल भी उसके घर पे था जब उसकी बॉडी दफनाई जा रही थी, तो उसके घर वाले रो रो के यही बोल रहे थे कि हमने इसके बच्चे के माँ बाप को परसों दफनाया, बच्चे को आज दफना रहे हैं, और इसकी बहन जो 7 साल की उसका अब तक कुछ नहीं पता चल रहा। तो बात यह कि कोई एक नुमाइंदा तो होना चाहिए ना जो इस डिजास्टर पे बात करे उनकी फैमिली से कि भाई आपके
और मैं फिर वही बात बोलूंगा कि अब जब एक फैमिली अपनी बच्चे को, अपनी बेटी को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रही, वो कह रही है यहाँ तो एकदम जले हुए गोश्त के बड़े बड़े पीसेस है, मैं इसमें कैसे शिनाख्त करूं, डीएनए रिपोर्ट कब आएगी? आप उनको बोले जी हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया है बगैर डीएनए के। आपने किस तरह आइडेंटिफाई कर लिया? उस लड़की के हाथ में घड़ी थी, सारी बॉडीज मैंने उस फैमिली के साथ चेक की, कितनी बॉडीज हम ढूंढते रहे रात भर। सही, ठीक। जफर साहब, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कोई अगर डेस्क का ऐलान किया गया लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा, ना अहली और कोताही शायद यहीं पर ही है। एक हादसा हो गया लेकिन उसके बाद जो लोगों की जिंदगियों में कयामत बरपा हुई है, उसका तो कम से कम अजाला कर ले, उसका तो कम से कम इस तरीके से कोई हल निकालें कि प्यारों को उनकी डेड बॉडीज बेहतर तरीके से पहुंचे। एटलीस्ट वो ऐसे जो हैं रुले तो ना। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि राशन के बैग्स काफी सारे हैं। आप प्लीज जरा मुझे ये भी बताएगा, इससे मुतालिक भी रहनुमाई कीजिएगा कि ये तकसीम करने हैं। अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखा सकें तो इससे मुतालिक थोड़ी सी डिटेल शेयर कीजिएगा। देखें, इस वक्त भी ये पोजीशन है यहाँ पर। हमारे यहाँ पिछले 75 डेज से नॉन स्टॉप ऑपरेशन चल रहा है और हम जो है अभी हम ये तमाम चीजें जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर दिखा रहे हैं लोगों को। देखें, आप देख सकती हैं आटे के ट्रक सुबह से उतर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि जहाज की वजह से हादसे के 2 दिन सप्लाई डिस्टर्ब रही है, तो अब उसको सुबह से शुरू कर दिया गया है। सामान इकट्ठा हुआ अभी तक? ये हम तकरीबन रोजाना कई हजार बोरे निकाल रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियां निकाल रहे हैं और ये ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। ये पहला स्कूल है, इसके बराबर वाला स्कूल भरा हुआ है, वहाँ गाड़ियां लगी हुई हैं अभी सुबह से और ये माल निकल रहा है नॉन स्टॉप। यही वजह है कि रात भर उन फैमिलीज के साथ है, सुबह से यहाँ पर है सब लोग और कोशिश कर रहे हैं जो लोग मुतासरीन है, जो कम से कम भूख की वजह से जिनकी ईद बर्बाद हो रही है, यही पूछना था जफर भाई, यही पूछना था। क्योंकि देखिए ये सानिहा तो हुआ, ये तो अभी अभी की बात, बहुत दिन हमें याद भी रहेगी। लेकिन लोगों को रिलीफ के लिए कि जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा, एसओपीज बनाने पड़े, ऐसे एसओपीज बनाने पड़े कि लोगों को बहुत ज्यादा इनकरेज न किया जाए कि वो बाहर आए, वो घर तक महदूद रहे, इसका इंतजाम किया गया। सबसे ज्यादा मेहनत कश मुतासर हुए हैं और आपको सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कितना आपको स्टफ इकट्ठा करना पड़ता है, कितना सामान इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उससे कितने लोगों को आप फायदा पहुंचा पाते हैं? वो जो बुनियादी जरूरत है, बुनियादी ग़िज़ा, वो पहुंचा पाते हैं? देखिए, इस वक्त तकरीबन 30,000 से ज्यादा बैग यहाँ तैयार है, जो आज रात तक नहीं तो कल दिन तक सारे निकल जाएंगे और जो पीछे से दोबारा पैकिंग होगी वो इंशाल्लाह एक दिन में इतनी बैग तैयार हो जाएंगे। 24 आवर ये काम जारी है और ये इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन चुका है। एक दिन भी ऑपरेशन नहीं रोका है, बस ये जहाज के इंसिडेंट की वजह से सारे वॉलंटियर्स वहां लगे थे, सारी टीमें वहां लगी हुई थी। कोशिश ये कर रहे, देखें, जिनके पेट में खाना नहीं है ना, उनको ना लाल कपड़ा पसंद आ रहा होगा, ना उन बच्चियों को अपनी सैंडल पसंद आ रही होगी, ना हाथ में चूड़ियां पसंद आ रही होंगी। उनके पेट में खाना ही नहीं है, वो अपनी माँ को बस यही बोल रही होंगी, अम्मी जान खाना तो दे दे। माँ क्या करे? बाप को कितना प्रेशर ने इस बार जो कपड़े बांटे, मिडिल क्लास लोगों को घर में देने पड़े हैं कपड़े। अल्लाह, जफर भाई ये बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन आप कर रहे हैं रिलीफ के लिए, लोगों की मदद के लिए, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, इसके लिए आपको पता होता है कि आप कितना स्टॉक इकट्ठा कर पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे, या फिर आप भी थोड़ा सा परेशान होते हैं कि मैं आने वाले हफ्ते में क्या करूंगा, लोगों तक सामान कैसे पहुंचाऊंगा? देखिए, अगर हम अपने दिमाग के हिसाब से चलते तो शायद हम एक बोरा भी नहीं दे सकते थे। अभी मिलियंस ऑफ लोगों का राशन जेडीसी दे चुकी है। अगर मैं बोलूं तो शायद 30-35 लाख अफराद का राशन यहाँ से निकल चुका है। मैं लेकिन कोई दावा नहीं करना चाहता, ये तो खुदा की तरफ से मदद मिल रही है, हम अपना हाथ रोक ही नहीं रहे। यहाँ अभी भी इस वक्त पोजीशन है कि आटा का एक बोरा रखने की जगह नहीं है। जैसे ही ये सामान निकलेगा दोबारा ट्रक उतरना शुरू हो जाएंगे और ये ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। हमने तो इसको रोक ही नहीं रहे। हमने तमाम इलाके के लोगों को बोला हुआ है कि आप लोग दरखास्त दीजिए, गाड़ी लाइए, भरिए, ले जाइए, लाइए, दीजिए, ले जाइए। इस तरह से ये ऑपरेशन मुमकिन हो रहा है, वरना 30-35 हजार घरों पर राशन पहुंचाना कि मेरे जैसे इदारे की बस की बात नहीं है। सही। और जिस तरह से काम हो रहे हैं और जिस तरह से ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं, यकीनन हमारी तो यही दुआ है कि कोई घर ऐसा ना हो जहां पर चूल्हा ना जले, जहां पर चूल्हा ठंडा रहे। अल्लाह करे कि हर घर का चूल्हा जो है वो जलता रहे। जफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे और राशन के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बताया, वो यकीनन मुझे तो हैरान ही किया कि एशिया का सबसे बड़ा पास। जफर अब्बास भी हमारे साथ है ना। जफर भाई, जो कुछ ईदी फाउंडेशन ने किया, जो कुछ अब्दुल सत्तार ईदी सिखा के गए, अब अम्मा हमारे साथ हैं, अल्लाह सलामत रखे। हमने जो कुछ आप लोगों से सीखा है, इन लोगों से सीखा है, हम उसे डिलीवर करने की कोशिश कर पा रहे हैं, कर रहे हैं? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बिल्किस ईदी साहिबा हो, चाहे फैसल ईदी साहब हो, मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान में, इतने बड़े पैमाने पे यतीम खाने, ओल्ड एज होम और इतने आला में आ रहे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे ऐसे लोग जो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, उनके अपने घर में नहीं रख रहे होते, चाहे वो बाप हो चाहे सगे भाई,
उनको अपने पास रखना, उनका इलाज मुआवजा करना, उनको वापस देना, गली सड़ी लाशें उठाना, खतरनाक से खतरनाक सूरत हाल में मुर्दों को गुस्ल देना और बगैर किसी पैसे रुपए के। मुझे ऐसा कोई इदारा दुनिया में तो नजर नहीं आया, और हम भी ईदी फाउंडेशन को ही फॉलो कर रहे हैं। बड़े से बड़े सानियात में फैसल ईदी साहब के पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त ये लोग पाकिस्तान का असासा है, और जो खिदमात ईदी साहब की हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ये ईदी साहब अगर कहीं और होते ना तो शायद पता नहीं कितना प्रोटोकॉल होता है इनकी फैमिली के लिए, और इनके लिए क्या कुछ नहीं होता। और पूरी जिंदगी ईदी साहब की अच्छा, सादगी जफर साहब, जिससे आप कह रहे हैं कि कहीं और होते, अगर इसी चीज को हम इस तरह से देख लें कि ईदी फाउंडेशन एक बहुत बड़ा शेल्टर है हमारे मुल्क में, अल्लाह ना करे कि अगर ये शेल्टर ना होता और जो सूरत हाल है, जिस सूरत हाल को ईदी फाउंडेशन ने कंट्रोल किया हुआ है, उसको फिर कौन कंट्रोल करता? वो आप किस तरह की वो सूरत हाल देख रहे हैं कि अगर ये शेल्टर ना होता तो फिर क्या होता? एक छोटी सी मिसाल है, अगर हम सुनते हैं चमन में कोई दहशतगर्दी तो आती है, सब पे ईदी फाउंडेशन लिखा होता है। हम सुनते हैं हरिपुर हजारा में कोई लैंड स्लाइडिंग हो गई, हमें एक ही एम्बुलेंस नजर आती है, उसका नाम है ईदी फाउंडेशन। तो बात यह है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी अगर फैसल ईदी साहब परेशान हो गए, जी मेरे सेल्स टैक्स रिटर्न रुके हुए करोड़ों रुपए के, मेरी एम्बुलेंस कोर्ट पे फंसी हुई है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ इन जैसे लोगों को तो हमें प्रोटोकॉल देना चाहिए। इनको तो किसी भी मुश्किल में आप इनके सेंटर्स में तो जाएं, मैं तो इनके सेंटर्स में जाता रहता हूँ। जो जानवर जिनको लोग आवारा कुत्ते बोलते हैं उन तक को अपने पास रख के खाना खिला रहे हैं और कह रहे हैं नहीं मारो इनको जान से। अगर कोई जख्मी जानवर है तो उसका इलाज हो रहा है। मैं तो बहुत करीब से देख रहा हूँ, सब चीजें जानता हूँ। ये तो वो लोग हैं कि जिनको प्रोटोकॉल देना चाहिए। जिस तरह यही बात पूछना चाह रही थी मैं आपसे, अगर इस वक्त बाहर होते तो वाकई प्रोटोकॉल मिलता, बहुत मिलता। यहाँ जिन लोगों को प्रोटोकॉल मिलता है वो उनको मजीद चाहिए होता है और चाहिए होता है। अगर ईदी फाउंडेशन को, अब्दुल सत्तार ईदी को या अम्मा को या फिर फैसल ईदी को प्रोटोकॉल मिले, ये आपको वो लोग लगते हैं कि जिनको प्रोटोकॉल चाहिए होगा या जो इसको एंजॉय करेंगे? नहीं चाहिए, नहीं प्रोटोकॉल में एंजॉय वाले प्रोटोकॉल की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो इनकी हुर्मत है, जो इनका तकद्दुस है, जो इनका एहतराम होना चाहिए। हजारों लाखों लोगों को लावारिस, मैं आपको बताता हूँ, मेरे ओल्ड एज होम में कोई बुजुर्ग मर जाता है ना, उसका इंतकाल हो जाता है, उसके बाद एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि अब इसकी फैमिली को ढूंढो किसी भी तरीके से, उनको बताओ। हम लाश ले जाके रखवाते हैं ईदी सेंटर में, फैसल भाई से रब्ता करते हैं, फैसल भाई 2 दिन रखो इस लाश को, 4 दिन रखो, 5 दिन रखो, सारी टीमें दौड़ाते हैं, किसी भी तरीके से इसके वारिस को ढूंढो। फिर कोई भांजा भतीजा मिलता है, लाते हैं, उनको बोलते हैं ये भाई आपके बुजुर्ग थे, 6 साल से हमारे पास थे, अब इनका इंतकाल हो गया, इस बीमारी में थे, इस अस्पताल में एडमिट रहे, फिर उनकी तदफीन ईदी के कब्रिस्तान में हो रही है। ये भाई आप क्या, और कोई पैसा पाई नहीं लेते ये लोग, बेलॉस है। अगर बेलॉस खिदमत है। जो कोफिन का बॉक्स ये 1200 और 1100 रुपए में लकड़ी का बना के दे रहे हैं ना, आप शहर में कहीं और से ले 10-10 हजार रुपए का लोग देते हैं, और अगर आप 1200 भी नहीं दे सकते तो इनका फ्री है। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी अस्पताल की इमरजेंसी में ईदी का ड्राइवर जो है वो आने वाले मरीजों के लवाकिंग को मार रहा है, पैसे दो, मैं 4 घंटे से खड़ा था। नहीं भाई, उतारी बॉडी गए। एक नाजमाबाद से आप औरंगी चले जाइए, इनका ड्राइवर शायद 300-400 रुपए लेता है, वही दूसरी एम्बुलेंस कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा, 1500 से 2000 रुपए ले लेगा। तो बात यह कि हकीकी बुनियादों पर अगर फलाई काम पाकिस्तान में किसी इदारे ने सबसे बड़े पैमाने पे किया है बिला तफरीक रंग और नस्ल, तो वो ईदी फाउंडेशन है। ईदी फाउंडेशन है। और हम जिस सोसाइटी में हैं, आप लोग रेस्क्यू वर्कर्स से पहले पहुंच जाते हैं, उन टीम से बहुत पहले पहुंच जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में कार्य खैर करना ये और भी ज्यादा मुश्किल है। एक जुमला मुझे इस पर चाहिए आपका। आप लोग आसानी से काम नहीं कर रहे। बिल्कुल आसानी नहीं है। आप यकीन जानिए, सियासी तंजीमों के सोशल मीडिया पेजेस से हमारे कत्ल के फतवे डल रहे हैं कि बंद करो इनका राशन, क्यों बांट रहे हो। बहुत शुक्रिया बिल्किस ईदी साहिबा, आप हमारे साथ थी। आपको मम्मा जितनी बार बोलो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। जफर अब्बास साहब, आप हमारे साथ थे, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। जो कुछ आप कर रहे हैं उस पर शुक्रिया भी कम, लेकिन आपने हमें वक्त दिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।